सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए कहानियाँ ला सकूं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर रवि ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जो घटनाएं मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये उस समय की हैं जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। दरअसल मैं पहले अपने गांव में ही रहा करता था और कुछ टाइम पहले ही मैं शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। उससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई गांव में रहकर ही पूरी करी थी। बात उस समय की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। उस समय स्कूल ख़त्म होने के बाद दोपहर के वक्त मैं अपने दोस्त के साथ आराम से अपने घर घूमते घूमते आता था। ये मेरी रोज़ की आदत थी। हमारा स्कूल दरअसल गांव से थोड़ा दूर था और उसी के रास्ते में बीच में एक चौराहा पड़ता था, जहां से वो रास्ता थोड़ा आगे जाकर एक गुफा के पास से जाता था। दरअसल वो गुफा वहां पर ऐसे बन गई थी क्योंकि ऊपर एक छोटा सा ब्रिज जा रहा था। भले ही उस ब्रिज का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसकी बनावट काफ़ी पुराने समय की थी। तो ऐसे ही एक दिन की घटना थी। मैं और मेरा दोस्त घर जा रहे थे स्कूल से। उस समय पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। ऐसा बोलते हुए हम उसी साइड जाने लगे जहाँ पर वो गुफा थी। उस तरफ जाने का हमारा मकसद गुफा के पास जाना नहीं था, बल्कि उससे पहले ही एक जगह थी जहाँ पर कई सारे पेड़ थे और वहाँ पर बैठना हमें बहुत पसंद था और उस जगह से वो ब्रिज भी अच्छे से दिखता था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे उस वक्त पर हमने देखा कि वहाँ पर हमसे थोड़ी दूर आगे, यानी कि उस ब्रिज के पास में 3 लड़के थे। उनमें से एक लड़का तो शायद ज़मीन पर बैठा हुआ था और बाकी के 2 लड़के उसके साइड साइड में खड़े हुए थे। ये देखकर हमारे मन में थोड़ी जिज्ञासा सी हुई कि आखिर वे लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं, और हम दोनों ही वहाँ पर भागते भागते गए। पर जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उन्हें देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि उनमें से जो लड़का नीचे बैठा हुआ था वो लगातार अपने आप को थप्पड़ मार रहा था, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ तेज़ थप्पड़। हमने जब उसका चेहरा देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि उसका चेहरा अब उसकी खुद की मार से एकदम ब्लैक सा पड़ता जा रहा था। ये देखकर हम काफ़ी हैरान हो गए। उसके पास में जो उसके 2 दोस्त खड़े हुए थे वो भी एकदम शॉक होके खड़े थे, मानो उनके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही ना हो। इसके अलावा जब मैंने उस लड़के का फेस ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि वो लड़का मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता है और हम दोनों सेम ही एरिया में रहते थे। मैंने और मेरे दोस्त ने उसको पकड़कर उसको रोकने की खूब कोशिश करी, पर मानो उसके अंदर एकदम से ही न जाने कितनी ताकत आ गई थी कि उसने एक धक्के में ही हम दोनों को अलग कर दिया और लगातार खुद को थप्पड़ मारने लगा। जब हमें लगा कि ये हो ना हो कोई ऊपरी चक्कर है, इसीलिए हम भागते हुए उसके घर चले गए, क्योंकि वो मेरे एरिया में ही था, मुझे उसका घर पता था। उसके घर पे जाने के बाद मैंने उसकी मम्मी को ये बात बताई। उसके पापा के पास ही में एक दुकान थी जहाँ पर उसकी मम्मी भागते हुए गई और उसके पापा को उन्होंने वो बात बताई, और उसके बाद उसके मम्मी पापा और मैं और मेरा दोस्त वापस उसी जगह पर गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसके मम्मी पापा ने भी उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करी और उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो भी उस पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आ गया था जो उससे ऐसा करवा रहा था। जब उसके मम्मी पापा की भी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने उन 2 लड़कों से पूछना स्टार्ट करा जो कि उसके साथ ही थे और उसके दोस्त थे। तब उन्होंने बात बताई। उन्होंने बताया कि वे लोग वहाँ पर अक्सर आया करते थे, और इस बार आज जब वहाँ पर वो लोग आए तो उस वक्त उस लड़के ने, जिसका नाम मुकेश था, उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है।
ऐसा बोलकर वो पीछे की साइड झाड़ियों में कहीं चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लौट आया, पर जब वो लौट के आया तो वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। इसके बाद वे तीनों ही लोग वापस अपने घर की तरफ चलने लगे, पर उन दोनों ने नोटिस करा कि मुकेश अब कुछ भी बोल नहीं रहा था और लगभग 10-15 कदम आगे चलने के बाद वो एकदम से ही आगे की तरफ गिर पड़ा और उसके बाद वो एकदम से अपने घुटनों के बल बैठा और अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। अब चूंकि उसके घर वालों को पता लग गया था कि ये कोई ऊपरी साया ही था, तो इसी वजह से मुकेश की मम्मी जल्दी से जल्दी भागते भागते एक दूसरे गांव में गई, जो कि हमारे गांव के पास में ही था, क्योंकि वहां पर एक औरत रहा करती थी जो कि इन सब कामों को दूर करने में माहिर थी। सब लोग कहते थे कि किसी भी तरह का ऊपरी चक्कर वो ठीक कर देती थी, इसीलिए मुकेश की मम्मी उसे ही बुला कर लाई। जब वो आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक कटोरा था और उसके अंदर थोड़ा पानी था। जैसे ही वो वहां पर आई, उन्होंने मुकेश से कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने उस पानी को उसके ऊपर फेंक दिया। मुझे शायद पता था कि वो किस तरह का पानी था, वो पवित्र जल था। इसके तुरंत बाद मुकेश ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा उसे उठाकर घर लेकर जाने लगे। इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आया, पर जब उसके मम्मी पापा उसे वहाँ से लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर मैं और मेरा दोस्त वहीं पर मौजूद थे, तो वो जो औरत हमारे पड़ोस वाले गांव से आई थी वो हमारे पास आकर हमसे बोलने लगी। उन्होंने हमें कहा कि उस पुल के नीचे कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कि बस अपने शिकार का इंतज़ार कर रही हैं। अगर उनके बारे में तुमने वहाँ पर जाकर कुछ भी उल्टा सीधा बोला या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने हमें सावधान किया। उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक अकाल मृत्यु हुई थी जिस कारण ये सब शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने एक काफ़ी पुरानी बात बताई। उन्होंने बताया कि उस गांव में दरअसल काफ़ी समय पहले शहर से एक व्यक्ति आया था। दरअसल वो एक बिल्डर था और किसी कारणवश वो शहर छोड़कर गांव में आ चुका था। गांव में आकर वो अपना काम अच्छे से कर रहा था, पर उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था। कई कई दिनों तक तो वो अपने कमरे पर वापस भी नहीं जाता था। ना तो उसके घर वाले थे और ना ही कोई ज़्यादा दोस्त। आए दिन वो शराब पीकर कहीं ना कहीं पर पड़ा रहता, जिनमें ज़्यादातर वो जगह वहीं गुफा के पास होती। एक सुबह जब उसके 2 साथी जो कि बिल्डर्स ही थे, वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर गए तो उन्होंने पाया कि वो शायद शराब पीकर वहीं पर सो गया था और वो उसके पास गए और उसे उठाने लगे। थोड़ी देर तक उसे उठाने की नाकाम कोशिश करने के बाद उन्हें ये पता चल गया कि वो मर चुका है। उसके पास में ही एक शराब की बोतल पड़ी थी और चूँकि ये बहुत पुरानी बात है तो उस समय ज़्यादा पुलिस वगैरह का चक्कर नहीं होता था। गांव के ही एक डॉक्टर जो थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने ऐसा बताया कि उसकी मौत शराब की वजह से हुई है। अब क्योंकि वो आदमी अकेला था तो इसीलिए किसी को भी उससे ज़्यादा मतलब नहीं था, पर चूँकि उसका कोई परिवार भी नहीं था तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई चाहिए था। तो सारे गांव वालों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसकी सारी क्रियाविधि करवा दी और उसको वहीं पर उसी गुफा के पास झाड़ियों के पास में एक जगह पर दफना दिया। उस वक्त पर वो जगह एक खुली जगह थी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ उस जगह पर घास और झाड़ियाँ उगनी शुरू हो गई और अब आज के समय पर वहाँ पर घास इतनी घनी हो गई थी कि उस कब्र का वहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था। और उस औरत ने ये भी बताया कि वो जगह वही थी जहाँ पर उस लड़के ने वॉशरूम किया। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और कुछ दिनों बाद एक और अजीब और डरावनी घटना हुई। मैं घर में बैठकर अपने स्कूल का कुछ काम कर रहा था और उसी वक्त मेरी पड़ोस में रहने वाली काकी भागते हुए आई और उन्होंने आते के साथ ही मेरे पापा से पूछा कि क्या उन्होंने उनके पति को देखा है। मेरे पापा ने मना कर दिया और जब उन्होंने बताया कि वो काफ़ी समय से वापस नहीं आए हैं तो वो भी उनके साथ ही खोजने के लिए उन्हें चले गए। मैं भी उनके साथ साथ ही घर से चला गया और काका को ढूंढने लगा। हमने गांव में लगभग हर जगह पर पूछा कि आखिर वो कहाँ हैं। तब गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने
उन्हें ठेके के पास जाते हुए देखा। ये सुनकर हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा। हम लोग वहाँ उस ठेके के पास गए और चूंकि गांव में ज़्यादा लोग नहीं होते तो सब लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वे वहाँ पर आए थे, तो हमें हैरानी हुई ये जानकर कि वो वहाँ पर आए भी थे और उन्होंने वहाँ से कई सारी शराब की बोतलें भी ली। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेरे जो काका थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और इस बात का गवाह मैं खुद था। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। इसके बाद हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उस दिशा में गए हैं जहाँ पर वो गुफा जाने का रास्ता है। वैसे तो कभी भी मेरे काका उस रास्ते पर नहीं जाते थे, पर आज हमें लग रहा था कि शायद कुछ भी हो सकता है। हम सभी लोग भागते भागते उस जगह पर गए और जब हम उस जगह पहुँचे तो हमने वही देखा जिसका हमें डर था। मेरे काका वहीं पर शराब पीकर नशे की हालत में बेहोश हुए पड़े थे। हमने उनको उठाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं उठ रहे थे। उनके आसपास कई सारी शराब की खाली बोतलें और कुछ खाने पीने का सामान था और ये देखकर हमें और हैरानी हुई कि वो खाने पीने का सामान सब नॉनवेज था। अब चूंकि उन्हें होश नहीं आ रहा था इसलिए हम उन्हें फ़ौरन अस्पताल में ले गए और अस्पताल में जब उन्हें होश आया तो हमने आखिरकार उनसे पूछा कि वो वहाँ पर क्यों गए थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है। काकी तो बस बोल रही थी कि भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। इसके बाद भी जब तक मैं गांव में रहा तब तक उस पुल के पास कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता। अब तो खैर मैं गांव छोड़ चुका हूँ और लंबे समय से वहाँ पर नहीं गया हूँ। अगर मेरे वापस लौटने के बाद वहाँ पर कुछ होता है तो आपको आगे भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँगा। इस घटना के ऊपर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताई है, पर चूँकि इस घटना में उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ है इसीलिए उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना करा है। आइए इस घटना को आगे उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मैं आपको अपना नाम या फिर जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह का नाम तो नहीं बता सकती, बट मैं सीधा आपको घटना बताती हूँ जिसके लिए मैं ये कहानी लिख रही हूँ। बस मैं आपको इतना बताती हूँ कि हमारा घर एक पहाड़ी एरिया में है जहाँ पर बर्फ़बारी भी होती रहती है। तो साल था 1996 का। उस वक्त मैं अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी। उस समय पर मैं और मेरे पति उनकी फैमिली के साथ रहते थे, यानी कि उस टाइम पर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। बट कुछ वजहों के कारण मेरे और मेरे सास ससुर के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे, जिस कारण अक्सर ही मैं अपने पति से कहती थी कि मुझे एक दूसरी जगह रहना है। अब आप लोग इस बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, बट मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे और मुझे उस टाइम पर बस ये सही लगा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। पर उस टाइम पर हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी कि हम खुद के बल पर एक नया घर ले सकें और उसमें रह सकें। मेरे पति नाइट शिफ्ट में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करते थे, पर उनकी सैलरी इतनी ही थी कि जिससे हम लोगों का खर्चा चल रहा था। मैं ये चाहती थी कि हमारे बच्चे के आने से पहले हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, पर यह मुझे धीरे धीरे एकदम नामुमकिन सा लगने लगा था। पर उस समय पर मुझे मेरे हस्बैंड ने अपने चाचा जी के घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया वो घर फ़िलहाल खाली पड़ा है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था। तब उन्होंने मुझे वहाँ पर हुई घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि उनके दादा और चाचा चाची उन लोगों ने मिलकर उस जगह पर वो घर खरीदा था, जो कि मेन सिटी से बस थोड़ा सा ही बाहर की साइड था। खैर उस टाइम पर तो ज़्यादातर एरिया सुनसान टाइप के ही रहते थे। पहले तो उन्होंने वहाँ पर बस ज़मीन खरीदी थी, पर जब उनके चाचा ने उनकी दादी को बताया कि वो घर बनवाना चाहते हैं तो दादी ने भी कुछ पैसे देने का वादा किया और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर वो घर बनवा लिया। अब इसके बाद जितना मुझे बताया गया है उसके मुताबिक जो मेरी चाची थी, रात के समय एक बार वो घर में अकेली थी, क्योंकि मेरे चाचा और दादी जी
उस वक्त पर एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और कुछ कारणवश चाची नहीं गई थी। और उसी रात वहाँ पर घर के अंदर 3 लोग घुस आए। वो तीनों आदमी नशे की हालत में थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने चाची के साथ ज़बरदस्ती करी। चाची के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ और जब अगली सुबह तक सब लोग वापस गए तब तक हमें पता लगा कि चाची का मानसिक संतुलन हिल चुका था और वो पागल हो चुकी थी। वो आदमी भी वहीं पर पड़े हुए थे और मेरे चाचा ने उन्हें पकड़कर फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दिया और उन्होंने उन आदमियों को एक अलग तरह की सज़ा भी दी थी, जिस बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, पर शायद आप लोग समझ गए होंगे। खैर, बदला लेने से कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि मेरी चाची की हालत नहीं ठीक हुई और कुछ समय बाद उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जैसे ही वो वहाँ पर गई, उसके कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण अब भी किसी को नहीं पता। उनकी मौत को बस मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे और उसके बाद जो मेरी दादी जी थी, एक दिन सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी हुई थी और वहाँ पर घर के मेन दरवाजे के पास वाली सीढ़ियों पर तगड़ी फिसलन थी और दादी का पैर वहीं पर फिसला और उसके बाद गिरने के कारण उन्हें माथे में चोट लग गई और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। अब बचे मेरे चाचा, जिनकी हालत इस सब को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ समय तक वो भी एक मानसिक अस्पताल में रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें डॉक्टर्स ने ठीक घोषित कर दिया और उसके बाद से चाचा जी एक दूसरी जगह पर एक कमरा लेकर रहने लगे। पर चाचा जी को चाची जी की बहुत ज़्यादा याद आती थी और इसी कारण एक बार उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसके बाद वो घर हमेशा हमेशा के लिए श्रापित हो गया। उनका मानना था कि वो चाची जी को ज़िंदा कर सकते हैं और यही सोचकर उन्होंने उस घर में जाकर कुछ तो करा था और उसके बाद उन्होंने अपनी कलाई काटकर अपना खून वहाँ पर गिराया था, जिसके बाद हमारे पापा वहाँ पर चले गए थे और उन्हें बीच में रोक लिया था। पर इस घटना के बाद वो घर एकदम बदल गया और सब लोगों की माने तो वो घर उसके बाद से ही एक तरीके से श्रापित या फिर भूता हो गया। जब मुझे उस घर के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई इस जगह के बारे में सुनकर। मैंने उन्हें मना लिया कि हम चाचा जी से बात करें कि हम कुछ पैसे देकर उस घर में रहना चाहते हैं, मतलब ऐसे रेंटर। जब हमने उन्हें अपनी इच्छा बताई तो शुरू में तो वो भी खुश हुए कि आखिरकार उस घर में कोई रहना चाहता है जिसको कई सालों से उनके परिवार ने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उस घर के उनके लिए कई ज़्यादा मायने हैं और हम भी उनकी बात समझते थे। मैंने शायद आपको बताया नहीं, पर मेरी लाइफ में पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे जिस कारण मुझे उस घर के पास से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। उल्टा मैं इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर एक तरह से एक्साइटेड होती थी। यही मेरे साथ इस केस में भी हुआ, पर ये मेरे पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। खैर, उस वक्त मेरे मन में बस एक ही भूत चढ़ा हुआ था कि जब तक मेरा पहला बच्चा दुनिया में आएगा मैं अपने घर में रहना चाहती थी। मैंने सोचा उस जगह पर जब एक पूरी फैमिली जाकर रहेगी तो भले ही वहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, वो चीज़ खुद ब खुद शांत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते थे तो दिन में उन्हें सोना होता था। तो मैं सोच रही थी कि उस जगह का थोड़ा काया पलट कैसे करूं, क्योंकि मेरे मन में आइडिया था कि उस घर को अगर हम थोड़ा खुद से पेंट कर दें तो सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसकी हालत वैसे काफ़ी ख़राब सी थी। तो मैंने सोचा एक रात जब वो अपने काम पर जाएंगे उसी समय पर मैं उनके साथ वहाँ पर अपने आप को छुड़वा लूँगी और उसके बाद एक दिन वो लीव ले लेंगे जब हम अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो उस रात जब उन्होंने मुझे वहाँ उस घर के बाहर छोड़ा और चले गए, उस वक्त जब मैं घर के अंदर गई तब मुझे एहसास हुआ कि शायद इस घर को लेने का फ़ैसला कोई ख़ास अच्छा फ़ैसला नहीं था। पर एक बार जो चीज़ आप शुरू कर देते हो आपको उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। इसी आस के साथ मैं घर के अंदर चली गई। मैंने थोड़ी गहरी सांस ली और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। मैं अंदर से जानती थी कि मैं वहाँ पर अकेली नहीं हूँ, पर ठीक था ये भी। आप मानेंगे नहीं, पर मुझे बीच बीच में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहती। मुझे लग रहा था कि वो चीज़ शायद मुझे वहाँ पर देखकर खुश नहीं है,
पर मैं अपने आप को अपने काम में उलझाए रखना चाहती थी ताकि मैं उस चीज़ को नोटिस ना करूं जिससे मुझे डर कम लगे। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला और अब मुझे ये अजीब सी आवाज़ें जो कि बीच बीच में आ रही थी ये काफ़ी तेज़ तेज़ आने लगी। अब इन आवाज़ों को सुनने के बाद मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं फिर भी अपना काम करती रही। अभी मैं पेंट लिविंग रूम में कर रही थी और उसके बाद मैं बाथरूम की साइड आई और उसके अंदर वाली दीवार पर वो पेंट करने लगी। बाथरूम के बाहर एक चेयर पड़ी हुई थी और मैं बाथरूम के अंदर उस दीवार की साइड पेंट कर ही रही थी कि एकदम से ही मुझे ऐसी आवाज़ आई मानो कोई उस चेयर पर बैठा हो। आप शायद समझ ही गए होंगे कि चेयर पर बैठने के बाद कैसी आवाज़ आती है। ठीक उसी तरह की आवाज़ आई थी। जब मैंने बाहर आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद एकदम से ही मेरे पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे से बंद सा होने लगा और वो जो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी वो भी और तेज़ आने लगी। मैं बस उस जगह पर खड़ी हो गई और चुपचाप ये सब देखने लगी। अंदर से मैं अब डर चुकी थी, लेकिन मैं अपनी नज़र को बस अब दीवार पर गड़ाए रखना चाहती थी क्योंकि मैं डर के मारे इधर उधर नहीं देख रही थी, ये सोचकर कि मुझे कुछ डरावना दिख जाएगा। मुझे अंदर से फील आ रही थी कि उस वक्त पर उस घर में जो भी आत्मा थी या फिर जो भी कुछ था वो मेरे बेहद करीब था। पर उस टाइम पर मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं अपने डर को नहीं दिखाऊंगी तो शायद वो चीज़ मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगली चीज़ जो हुई वो थी मेरे कान में मेरे ही नाम की आवाज़ आना, एकदम हल्के से। मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गई। उसे मेरा नाम भी पता था। मैं अपना सारा सामान वहाँ पर एकदम से ही लात मार के लाइट जली छोड़कर घर से बाहर निकली और उसके बाद पैदल पैदल ही रोड तक आई, जहाँ आने के बाद मुझे मेरे घर जाने के लिए सवारी मिली। शायद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद उस घर में रहने का आइडिया मैंने छोड़ दिया होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल एक बार को तो मैं चाहती भी थी कि मेरे को वहाँ पर ना जाना पड़े, बट प्रॉब्लम ये थी कि घर में मेरे सास और ससुर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिस कारण मैं अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी और उसके अलावा और किसी भी जगह रहना चाहती थी। और उसके अलावा मेरे मन में ये भी आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कितनी ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा वहाँ पर। इसीलिए घर जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को अगले दिन बस यही बात बताई कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं वापस अपने घर चली गई थी। और मैंने उस रात के बारे में अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने कुछ लीव्स ली और हमने वहाँ पर पेंटिंग और शिफ्टिंग का काम पूरा कर लिया। हम उस घर में टोटल 3 साल तक रहे और इस पूरे समय के बीच में वहाँ पर हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक शाम जब मेरे पति काम पर चले गए और मैं रात में सो नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही घर की सफाई करने लगी। उसके बाद मैं किचन में पानी पीने के लिए जाने लगी, तब मुझे ऊपर की साइड से कुछ आवाज़ें सी आने लगी। मैं ऊपर गई और जिस कमरे से वो आवाज़ें आ रही थी मैंने उस कमरे को बंद कर दिया। मैंने सोचा कि उस कमरे का बंद रहना ही ठीक रहेगा। अब उस कमरे में अक्सर ही वो सब आवाज़ें आती रहती थी, पर मैंने उन आवाज़ों के बारे में भी अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। एक सुबह मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और उस टाइम पर मैंने ऊपर छत की सीलिंग पर एक हाथ का निशान देखा। अब ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गई, पर मैं अब भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। एक बार और जब मैं कुछ काम करके रेडियो को बंद करके अपने बेडरूम में जा रही थी, उस समय पर एकदम से ही रेडियो अपने आप ही चालू हो गया। मैंने जाके उसे चुपचाप बंद कर दिया और सोचा कि शायद होगा कुछ जिस कारण ऐसा हुआ है, पर अब भी मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी। एक रात जब मैं और मेरे पति सो रहे थे तब एकदम से ही ये आवाज़ें आईं और जब हम उठे तो एक बार फिर से वो रेडियो ऑन था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ किसी ने फुल कर दी हो। अब मेरे हस्बैंड को भी वहाँ पर ये अजीब चीज़ों का पता लग चुका था, बट हमारी कुछ मजबूरियाँ थी जिसके चलते हम उस घर को छोड़ नहीं सकते थे। मैं अब इन सब चीज़ों से थोड़ा परेशान सी तो हो ही गई थी, तो मैं भी कुछ प्लान सोच रही थी उस घर को छोड़ने के। इसी बीच एक और अजीब चीज़ जो शुरू हो गई वो ये कि डाइनिंग रूम में किचन के पास जहाँ पर चाचा जी का एक पुराना पायदान रखा हुआ था, उस जगह पर मैंने वहाँ पर एक नया पायदान लगा दिया और तब वहाँ पर हर दिन एक अलग ही किस्म का दाग लग जाता
अब मुझे नहीं पता था ये क्यों होता था, पर देखने से में वो दाग बिल्कुल सूखे हुए खून का लगता। जब मैं उसे मिटाती तो वो मिट जाता, बट अगले दिन वहाँ पर वापस आ जाता। एक बार जब मैं चाचा जी से मिलने गई तो मैंने इस बारे में उनसे पूछा कि आखिर जब उन्होंने अपना हाथ काटा था तो वो किस जगह पर काटा था। तो उन्होंने बताया कि किचन के ठीक सामने, और ये वही जगह थी जहाँ पर वो निशान पड़ता था। अब कुछ समय के बाद मेरा पहला बेबी हो गया, और इसके कुछ टाइम बाद हमारे चाचा जी ने हमसे कहा कि वो भी हमारे साथ उस घर में आकर रहना चाहते हैं। हमने उन्हें मना नहीं करा और वो भी हमारे साथ रहने के लिए आ गए। अब जैसे ही वो वहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए आए, उस घर में सारी जो पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी वो एकदम से बंद हो चुकी थी। अब जब मेरा पहला बेटा 1.5 साल का हो गया था, उसके बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब सर्दियों का समय था और उस समय पर मैं घर की आगे वाली सीढ़ियों से उतर ही रही थी, और चूंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था वो अपने बच्चे को खोने का। मेरे पति फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गए, पर वहाँ पर हमें पता लगा कि मेरा बच्चा और मैं बिल्कुल ठीक हैं। बट एक प्रॉब्लम की बात ये थी कि मेरी डिलीवरी जो कि पहले नेचुरल होने वाली थी, अब वो ऑपरेशन से होनी थी। इसी के साथ मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। जब मेरा दूसरा बच्चा मात्र 2 या 3 महीने का था, उसके बाद हमारी चाचा से कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा बहस हो गई, और उसका अंतिम नतीजा ये निकला कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा। खैर, चाहती तो मैं भी ये थी, बट ये कुछ इस तरीके से हुआ। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद जब हमारा दूसरा बेटा 1 साल का होने वाला था, उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, और तब जब मैं अस्पताल में गई तब मुझे एक बहुत ही दुख देने वाली चीज़ का पता लगा। दरअसल जब मैं अपने दूसरे बेबी की डिलीवरी के टाइम पर गिरी थी, उस टाइम पर मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, और कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई थी जिस कारण मुझे तब तो पेन फील नहीं हुआ, बट मेरी बॉडी आगे जाकर बहुत ज़्यादा वीक होने लगी। और उसके बाद मेरे रेगुलर ऑपरेशन होते और मैंने बस एक दर्द भरी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। आज तक भी मैं बस इस बात को लेकर पछताती हूँ कि काश अगर मैं अपने ससुराल में ही रह ली होती तो शायद इस ज़िंदगी भर का दर्द मेरे गले ना पड़ता। आपका इन घटनाओं पर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। रात गहराती जा रही है, बारिश ज़ोरों से हो रही है, सड़क किसी नाली की तरह नज़र आ रही थी। हवा काफ़ी तेज़ी से बह रही थी, जिसके चलते सड़क किनारे कुछ वृक्ष हिले जा रहे थे। एक कार उसी सड़क पर अब नज़र आने लगी। कार के आगे लगी हुई बत्तियां जल रही हैं, पीले और संतरे रंग के रंग लिए। ये बारिश को भी अभी होना था। उफ, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देवर जी, सिर्फ फुल स्पीड से कार ड्राइव करें, नहीं तो रात इसी सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। विभा ने अपने देवर सौरभ से कहा। विभा अपने पति ब्रजराज सिंह के साथ पीछे की सीट में बैठी हुई है, और सौरभ आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ कार ड्राइव कर रहा है। भाभी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेज़ बारिश और तेज़ी से चल रही हवाओं की वजह से ड्राइव करने में भी दिक्कत आ रही है। रास्ता साफ से नहीं दिख रहा है, सौरभ ने बोला। भगवान करे कि बारिश की रफ्तार और ज़्यादा ना बढ़े। काफ़ी पानी भरने लगा सड़क पर, और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी अगर बारिश नहीं रुकी तो, ब्रजराज ने कहा। तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई। व्हाट हैपेंड? विभा ने परेशानी के साथ बोला। कार के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, सौरभ ने बोला। चलो कार से उतर के थोड़ा धक्का दे के देखते हैं, शायद काम बन जाए, ब्रजराज ने बोला। तीनों कार से बाहर उतरे और बारिश में भीगते हुए तीनों ही कार को धक्का देने लगे। भैया, भाभी, वो देखिए एक हवेली है वहाँ पर। थोड़ी दूर पर नज़र आ रही एक पुरानी हवेली को देखते हुए सौरभ ने बोला। डरावनी सी दिख रही है, हम कार में बैठ जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, विभा ने थोड़ा डरते हुए बोला। तुम भी ना, चलकर उस हवेली के किसी भी आदमी से हेल्प मांग लेंगे। बारिश में भीग चुके हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बीमार पड़ गए तो सुबह का सूरज भी ना देख पाएंगे। मेरी मानो तो वहाँ चलो। अगर गाड़ी को यहीं छोड़ा तो इंजन यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा बारिश के पानी की वजह से।
ब्रजराज ने विभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद विभा मान गई। तीनों अब उस हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। विभा देखती है कि हवेली के पास सूखा हुआ पेड़ है और पेड़ की एक शाखा पर रस्सी बंधी हुई है, जिसमें एक कंकाल का गला उसी रस्सी से बंधा लटक रहा था। विभा डर के मारे चीख पड़ी। क्या हुआ? ब्रजराज ने पूछा। विभा उसके सीने से रखते हुए बोली, कोई कंकाल है वहाँ पर हवेली के पास। मुझे डर लग रहा है, ज़रूर ये भूतिया हवेली है, प्लीज़ मत जाओ उधर। तुम एक नंबर के डरपोक हो। मैं और सौरभ यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। हमें तो कोई कंकाल नहीं दिख रहा, तुम्हारा वहम होगा। रात में ऐसे डरावने ख्याल मन में नहीं लाने चाहिए। बारिश में भीग कर मरने से अच्छा है कि किसी से मदद मांगी जाए। वैसे भी तुम्हें बुखार हो जाता है बारिश के पानी में भीगने से। डरो मत और हमारे साथ चलो। ये हवेली नज़र नहीं आती तो कार में बैठे बैठे ठिठुरते रहते अभी तक। डरो मत, मैं हूं ना। ब्रजराज ने विभा को समझाते हुए बोला। विभा ने फीकी तरह से मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसका डर अभी भी नहीं गया था। तीनों अब हवेली के नज़दीक पहुंच गए थे। कार को धक्का देकर साइड में खड़ा करा उन्होंने और उसके बाद विभा नजरें झुकाए ब्रजराज के पास खड़ी हुई है। तभी विभा को किसी महिला की हवेली से आती हुई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बट यह आवाज़ सौरभ और ब्रजराज को नहीं सुनाई दे रही थी। आपको कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? विभा ने पूछा। नहीं तो किसकी आवाज़ सुनाई देगी हमें यहाँ पर? ब्रजराज ने बोला और सौरभ ने भी ना में सिर हिला दिया। कुछ नहीं। माथे पर उभर रहे पसीने को हैंकी से पोंछते हुए विभा ने अनमने मन से कहा। विभा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो दिखाई देता है और जो उसे डरावनी चीज़ें सुनाई देती हैं, ब्रजराज और सौरभ को ना तो दिखाई दे रही हैं और न ही सुनाई दे रही हैं। क्यों? तीनों हवेली के दरवाजे पर खड़े हुए थे। कोई है क्या? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। बारिश के रुकने तक हमें आपके यहाँ रुकने दीजिए, थोड़ी देर के लिए, सौरभ ने ऊंची आवाज़ में कहा। और तभी बिजली कड़की। विभा डर कर ब्रजराज के हाथों को थाम लेती है। दरवाज़ा खुला हुआ सा लग रहा है, शायद यहाँ पर कोई नहीं है, सौरभ ने कहा और फिर दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा करा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। ब्रजराज ने बाएं हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च जलाई। बड़ा सा हॉल नजर आया और उन्होंने देखा कि एक और सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर के कमरों की तरफ जाती हैं और हवेली भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में भयानक दिख रही थी। चलो कोई नहीं है यहाँ पर। हॉल में जाकर आग जलाने की कोशिश करते हैं किसी तरह। कपड़े भी तो नहीं ला पाए हम अपने साथ, गीले कपड़ों में ही रहना पड़ेगा। शायद आग सेकेंगे तो कपड़े थोड़े सूख जाएं, ब्रजराज ने बोला। तीनों अंदर गए और फर्श पत्थरों के टाइल्स से बनी हुई थी। एक जगह चिमनी के पास लकड़ियाँ बिखरी हुई थी। यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, मैं जाकर आग जलाने की कोशिश करता हूँ, सौरभ ने बोला और उसके बाद वो चिमनी की ओर बढ़ गया। विभा के बगल में ब्रजराज खड़ा हुआ हवेली को गौर से देखने लगा था। विभा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। डरते हुए विभा ने पीछे की ओर गर्दन घुमाई। नहीं, विभा की जोर से चीख निकली। उसने देखा कि कोई भयानक साया काले रंग का, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, सिर के बाल भी लंबे थे और कंधे तक लटके हुए थे और चेहरे पर भी काले बाल थे। वो विभा को नजर आया था, जिसे देखते ही विभा चीखी और फिर बेहोश होकर गिर गई। ब्रजराज और सौरभ घबरा गए। विभा के पास वो पहुंचे तो वो दरवाज़ा झटके के साथ बंद हो गया था। दोनों हैरान रह गए। मैं तुम तीनों को मौत की नींद सुला दूंगी। तुम तीनों के शरीर का खून पीने से मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर इस हवेली से मुझे मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। ये भयानक सी आवाज़ हवेली में गूंज उठी और तब विभा की आंखें खुली। एक काली परछाई तीनों को उस दरवाजे पर दिखाई दी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन? सौरभ ने हिम्मत करके पूछा। विभा कांपती हुई उंगलियों से अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के किनारे करते हुए ब्रजराज के सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लेती है। तेरी मौत। प्रचंड आवाज आई उस परछाई की ओर से।
अब जाकर ब्रजराज और सौरभ को एहसास हुआ कि विभा सच बोल रही थी और अब दोनों ही पछता रहे थे। परछाई ने एक छलांग मारी। हवा में उड़ते हुए वो सीधे सौरभ के सामने आ खड़ी हुई और सौरभ की गिग्गी बन गई। तभी विभा को कुछ याद आया। वो अब डर को काबू करके उस काली परछाई को देखते हुए कोई सिद्ध मंत्र बोलने लगी, धीमे स्वर में। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रमणानी चक्रधारिणी चक्रवेगेन मम उपद्रव हन हन शांति कुरु कुरु स्वाहा। परछाई चीखने लगी, तड़पते हुए जमीन पर जा गिरी और ब्रजराज और सौरभ हैरानी और डर के मिले जुले भाव के साथ विभा को देख रहे थे। थोड़े ऊंचे स्वर में विभा फिर से उसी मंत्र को बोलने लगी। देखते ही देखते परछाई चीखती हुई नगण्य हो गई और राख में बदल गई। विभा ने हाथ जोड़कर शीश नवाया। थैंक गॉड, हम तो बुरी तरह फंस गए थे। तुमने किया कैसे विभा? ब्रजराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे पहले से ही एहसास हो रहा था कि ज़रूर इस इलाके में कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैं बहुत देर से अपना सिद्ध किया वो मंत्र याद करने में लगी थी ताकि नेगेटिव एनर्जी से हम बच सकें। फाइनली मुझे वो मंत्र याद आ गया और हम लोग बच गए। ये चक्रेश्वरी देवी का मंत्र है जो नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करता है। विभा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। सौरभ ने खुश होते हुए बोला। तीनों मुस्कुरा उठे और भगवान का आभार व्यक्त किया। अब चलें, इस हवेली से बाहर ये यहीं रहने का इरादा है, कहकर विभा ने उन दोनों पर टेढ़ी निगाहें डाली। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, दोनों एक स्वर में बोले। हवेली से बाहर निकलकर वो अपनी कार के पास गए और बारिश अब कम हो गई थी तो तीनों कार में बैठ गए। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी थोड़ी देर तक और फिर कार स्टार्ट हो गई। तीनों ही खुश हो गए और कार अब तेजी से इस हवेली को अलविदा कहकर आगे बढ़ गई। अब बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। काफी रात हो चुकी है, मेन डोर लॉक कर दो। शिवानी ने अपने पति रमन को आवाज दी। हॉल में बैठे हुए रमन लैपटॉप में अपने ऑफिस का कोई वर्क करने में लगा हुआ था। उसने अनसुना कर दिया। रमन अपनी पत्नी शिवानी और एक 10 साल की बेटी रिद्धिमा के साथ इस घर में आज ही शिफ्ट हुआ है। इस घर से रमन का ऑफिस थोड़ी ही दूरी पर है और यहाँ पर रमन के परदादा जी का खानदानी घर है। काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन रमन को एक घर की ज़रूरत आन पड़ी तो उसे यही घर याद आया। अजी सुनते हो, लॉक कर दो डोर को। फिर से शिवानी ने आवाज़ लगाई। तुम खुद नहीं कर सकती क्या? रिद्धिमा सो चुकी है तो फिर कमरे से नीचे आकर दरवाज़ा बंद करने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बहुत आलसी हो। कूदते हुए रमन ने कहा। तो फिर कौन से आप पहलवान ठहरे? सीढ़ियों से नीचे हॉल की ओर आते हुए शिवानी बोली। दरवाजे की ओर गई। रात में कोई भी 2 बार आवाज़ दे कतई दरवाज़ा मत खोलना। दरवाजे को लॉक करते हुए वो बोली। ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, आप भी जल्दी आ जाना, शिवानी ने कहा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में प्रवेश कर गई। 2 बेड थे कमरे में, एक शिवानी और रिद्धिमा का और दूसरा रमन का। थोड़ी देर बाद रमन ने लैपटॉप बंद करा और उसे अब नींद आने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक सी हुई। कोई है? आवाज़ किसी महिला जैसे सुनाई दी। रमन ने इग्नोर कर दिया शिवानी की कही हुई बातों को याद करके। मेरी मदद करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। रोती हुई तेज आवाज़ आई। रमन को लगा शायद कोई महिला मुसीबत में पड़ी हुई है। तभी तो आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था और आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी भी लग रही थी। दरवाजे के पास रमन गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाज़ा खोलते ही उसे शिवानी की आवाज़ सुनाई दी। मत खोलो दरवाज़ा। कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए शिवानी तेज आवाज़ में बोली, लेकिन रमन ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे सामने एक काली परछाई नजर आई। परछाई झटके से घर के अंदर प्रवेश कर गई और फिर रमन के शरीर में समाकर उसकी पीठ से होते हुए हॉल में जाकर खड़ी हो गई। रमन और शिवानी की सांसें अटक गई। क्या हो मम्मा, पापा से क्या बोल रही थी आप? कमरे से निकलकर रिद्धिमा अपनी माँ के पास आकर बोली। उसकी नींद खुल गई थी शिवानी की तेज आवाज़ सुनकर। और फिर रिद्धिमा ने वो परछाई देखी और जोर से चीख पड़ी। कौन? रमन के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकला।
निशिराग हूँ, यानी कि रात की आत्मा, भटकती आत्मा जो खून पीने के लिए अपने शिकार की तलाश में रहती है और अपने शिकार को आवाज़ लगाती है, लेकिन आवाज़ 2 बार ही लगा पाती है। अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी मौत को शरण ले लिया, अब तुम तीनों का खून पीकर ही जाऊंगी। कहकर वो परछाई हंसने लगी। उसने अपने दोनों परछाई वाले काले हाथों को रमन की ओर बढ़ाया और रमन भागने लगा। शिवानी और रिद्धिमा ये देखकर कांप उठे। कहाँ भागोगे, कब तक बचोगे मुझसे? वो भयंकर अट्टहास करते हुए अपने हाथों को रमन की ओर बढ़ाए जा रही थी। तुम मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, शिवानी ने हिम्मत करके कहा। मम्मा प्लीज़ बचाओ उससे, डर लग रहा है मुझे। अपनी माँ के आंचल में छिपते हुए रिद्धिमा बोली, तेरे पति से पहले इस लड़की को ही खाऊंगी, बड़ी कोमलांगी दिख रही है, आजा मेरे पास। वो परछाई रिद्धिमा की ओर मुखातिब होते हुए बोली। रिद्धिमा अपनी माँ के पीछे जा छिपी। मुझे पता है कि तुम यहाँ से कैसे जाओगी, कहकर शिवानी ने अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर जोड़ लिया और आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगी। रमन एक कमरे की दीवार के पीछे से खड़े हुए ये सब देख रहा था और वो डर के मारे कांप रहा था। परछाई अब छटपटाने लगी और भयंकर आवाज़ निकालते हुए वहीं तड़पकर फर्श पर गिर गई। शिवानी ने आँख खोली और दोनों हाथों को अपने माथों से छुआया, फिर अपनी निगाहें परछाई पर डाली। परछाई एक काले धुएं में बदलकर दरवाजे से बाहर निकल गई और रमन ने राहत की सांस ली। शिवानी झट से दरवाजे की ओर गई और दरवाजे को अच्छे से लॉक करा। देखा आपने, आपकी एक गलती हम पर भारी पड़ने वाली थी। हम बंगाल के एक शहर में रह रहे हैं और अगर रात में यहाँ पर कोई भी आवाज़ लगाए तो कतई दरवाज़ा नहीं खोलना है। 3 बार आवाज़ आए तभी दरवाज़ा खोलना है, 2 बार में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ रात के समय आत्माएं वास करती हैं। आगे से ध्यान रखिएगा। भगवान का शुक्र है कि मुझे महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र याद है, वरना आज की रात वो आत्मा हमारी आखिरी रात बना देती। शिवानी ने कहते हुए अपने पति को घूरा और फिर हाथ जोड़कर हर हर महादेव बोली। आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हैं, रिद्धिमा चहकते हुए बोली। माफ़ करना, मुझे तुम्हारी बातें माननी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल कर बैठा। अब आगे से 3 बार आवाज़ आने पर ही दरवाज़ा खोलूँगा। कहते हुए रमन ने शिवानी को देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक भी करिएगा। आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।